नमस्कार, क्लासिक रीडर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई किताब, एक नए आइडिया के साथ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मनी यानी पैसा। क्या आप भी मिलीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो? लेकिन हम मिलीनियर क्यों बनना चाहते हैं? तो बड़ा ही स्टूपिड सा आंसर आएगा, क्योंकि हम मिलियंस में स्पेंड करना चाहते हैं। तो क्या स्पेंड करना और अर्न करना ही मनी है? कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं मनी और ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में। नो वन क्रेजी, कोई भी इंसान पैसों के लिए पागल नहीं है, क्योंकि हर कोई अलग स्टेटस, अलग जनरेशन से बिलोंग करता है। अब हम खुद का एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर हमने देखा है हमारे पेरेंट्स के पास ठीक ठाक पैसा होने के बावजूद भी वो बार्गेनिंग करते हैं, और वहीं हम जितनी प्रोडक्ट की प्राइस है उतना पे करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए पैसों के मायने अलग हैं और हमारे पेरेंट्स के लिए अलग। आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी। सो आज की जनरेशन स्टॉक मार्केट के पीक के बारे में जानती है। उसे पता है कि स्टॉक मार्केट अभी प्रॉफिट पॉइंट पर है, तो मे भी वो स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय पुरानी वाली जनरेशन की और आने वाली जनरेशन की, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट में डाउनफॉल आ जाए। सो हर इंसान का डिसीजन पैसों के लिए अलग होता है, क्योंकि वो एक अलग जनरेशन, अलग स्टेटस, अलग एनवायरनमेंट से आता है। आज हमारा एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, आज स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी का काफी करेज है, तो हमारे लिए उसमें इन्वेस्ट करना आसान होगा बजाय हमारी आने वाली जनरेशन और में भी पुरानी जनरेशन की। लक एंड रिस्क, यहाँ ऑथर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें बस लक पे ही डिपेंड रहना चाहिए। बिल गेट्स का नाम तो सबने सुना है। वो वन ऑफ द लकीएस्ट स्टूडेंट थे 1968 के दौर के अंदर, जिनके पास कंप्यूटर हुआ करता था। उस समय तो ग्रेजुएशन वालों के पास भी कंप्यूटर नहीं होता था। उन्हीं के साथ उनके दो फ्रेंड्स कांट इवांस और पॉल एलन भी थे, जो उन्हीं के साथ लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। उन तीनों का काफी इंटरेस्ट था कंप्यूटर के अंदर, और उन्होंने ये भी डिसाइड कर रखा था कि वो ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसी कंपनी खोलेंगे जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आ सके। बट अनफॉर्चुनेटली कांट इवांस का एक्सीडेंट हो जाता है जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। आज बिल गेट्स खुद कहते हैं अगर लेक्साइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, और अगर कांट जिंदा होते तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होते। तो हम कह सकते हैं कि बिल गेट्स इज वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन। केंट वो इंसान थे जिसने रिस्क लिया, लेकिन उनके लक ने उनका साथ नहीं दिया। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमें उसके कजन लक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं लक भी अनफोर्सफुली हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करता है, सो हमें लक को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेवर इनफ। एक बार राइटर कुर्ट वांगट और जेसफ हेलर एक मिलियनर की पार्टी में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुर्ट कहते हैं कि जोसेफ, तुम जितना एक साल में नॉवल बेचकर कमाते हो उतना तो ये बिलियनियर एक दिन में कमा लेता है। तभी हेलर कहते हैं कि आई हैव एनफ। यहाँ एनफ का मतलब है कि जो चीजें अवॉइड की जा सके। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के अंदर रिस्क लें, जैसे कि रेपुटेशन, फ्रीडम, फ्रेंड्स, फैमिली, लव एंड हैप्पीनेस। इन चीजों में हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ इनफ का मतलब है कि कुछ चीजों को अवॉइड करना जो वाकई में हमारे लिए जरूरी नहीं है। कन्फाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्किल को तो हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली 75 ईयर से इन्वेस्ट किया, इस बात को शायद कम ही लोग जानते हैं। वॉरेन बफेट ने अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अपना ही फाइनेंशियल बेस बनाकर प्रूव किया। उन्होंने इनिशियल ईयर्स में स्टार्ट किया और अब तक मेंटेन करके रखा। यही उनकी सक्सेस टिप में से एक सबसे बड़ी टिप मानी जाती है। हम सबको पता है कि वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के मास्टर हैं, लेकिन वॉरेन बफेट को पता है कि वो टाइम का सीक्रेट भी जानते हैं, इसलिए तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि गुड इन्वेस्टमेंट नॉट ऑलवेज अबाउट गुड रिटर्न, इट्स अबाउट लॉन्ग लास्टिंग। और जब हम लॉन्ग लास्टिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं और टाइम के मायने को समझते हैं, तो उसी समय कंपाउंडिंग अपना मैजिक प्ले करती है, और जिससे हमें प्रॉफिट ही मिलता है। गेटिंग वेल्थी एंड स्टेइंग वेल्थी काफी रिलेटेबल टर्म्स हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का मतलब बहुत अलग अलग है।
पैसे कमाने होते हैं तो हमें रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी बनना पड़ता है, और वही हम स्टेइंग वेल्थी की बात करें तो हमें पेशेंस रखना होता है। हमें मनी का थोड़ा बहुत फियर भी होना चाहिए, तभी हम वेल्थी रह सकते, क्योंकि जो कल हमारे पास था या जो कल हमारी सिचुएशन थी वो जरूरी नहीं हमारी सिचुएशन आने वाले कल में भी हो। अगर हमें वॉरेन बफेट की तरह लॉन्ग लास्टिंग रिटर्न्स को समझना है और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को जानना है तो हमें अपने माइंड को एक सर्वाइवल माइंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जो स्टॉक की पीक को देखकर एक्साइटेड ना हो और जो स्टॉक के डाउनफॉल को देखकर भी डिप्रेस ना हो, वो कंटिन्यूअस उसके अंदर इन्वेस्ट करता जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है मॉर्गन होज़ल ने कि प्लान की इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग काम न करना, और उस समय जो हमारा एक्शन लेना वही हमारे प्लान की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। हमें हमेशा अपने फ्यूचर के लिए आशावादी रहना चाहिए, लेकिन उन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो हमारे रास्ते में हर्डल क्रिएट कर सके। टेल्स यू विन, एक आर्ट कलेक्टर हैंस बैगन की स्टोरी, जिसके पास पिकासो, बर्कस, क्लेस एंड मार्टेसेस की बहुत सारे आर्ट कलेक्शन थे। उनकी आर्ट में इन्वेस्टिंग की स्किल को देखकर लोग शौक रह जाया करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी उनके पास बहुत सारा आर्ट्स का कलेक्शन था जिसमें से कुछ ही वैल्यूएबल था। बर्गन कभी कभी अपने डिसीजन को लेकर गलत भी हो जाया करते थे, लेकिन आखिरकार वो उन्हें सही प्रूफ कर देते थे। ऐसी चीजें जो फेमस है, जिनके अंदर ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी है, इन्फ्लुएंशियल है, वही एक टेल इवेंट का रिजल्ट होती है। अब हम स्टॉक मार्केट की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर हर कोई अपना गेम प्ले नहीं कर सकता, हर कोई इन्वेस्टिंग की स्किल को समझ नहीं सकता। कुछ ही ऐसी कंपनीज होंगी जो स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कुछ फेल हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाती है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाती है? बिकॉज वो एक्सेप्ट कर लेती है कि बिजनेस और फाइनेंस के अंदर बहुत सारे रिजल्ट जो है वो टेल डराइव करता है। और जब हम ये मान लेते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स टेल इवेंट पे डिपेंड करते हैं, तो जो चीजें ब्रेक डाउन होती है, जिनमें हमें लॉस होता है और जिनमें हम उन सबको देखकर अपने गोल पोस्ट से नहीं हटते और कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते जाते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और एक फरारी गुजरती है तो आपको लगता है कि उस फरारी का ओनर तो काफी रिच होगा, लेकिन ये अजम्पशन रॉन्ग भी तो हो सकता है। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसिड है जिसको आज तक हमने किसी मेटेरियलिस्टिक थिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। रिच और वेल्थी होना दोनों अलग अलग टर्म है। रिच मतलब करंट इनकम एंड वेल्थी मतलब हिडन इनकम। अक्सर हम वर्ल्डली विजडम के अंदर आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर किसी को रिच बताते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मीडियोकर की लाइफ जीते हैं लेकिन वेल्थी होते हैं। वेल्थ का मतलब उतना ही स्पेंड करना जितनी जरूरत है। सेव मनी। सर्टेन लेवल के बाद हम एक ऐसे पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहला, जो कि सेव करते हैं। दूसरा, जो कभी ये सोचते ही नहीं है कि उन्हें सेव करने चाहिए। तीसरे, जो ये कहते हैं कि हमें तो सेव करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि मॉर्गन होज़ल कहते हैं कि सेविंग सबसे वैल्यूएबल करेंसी है जो हमें अपने टाइम पे कंट्रोल देती है। इंटेलिजेंस इज नॉट ए रिलायबल एडवांटेज इन टुडेज वर्ल्ड। आज के दौर में हमें फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल इंसान ही करियर की अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर सकता है और वही गेम वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी प्ले कर सकता है। अब मनी को कैसे सेव कर सकते हैं? मॉर्गन होज़ल कहते हैं कि कम स्पेंड करना, लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचना कि वो क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं। ऐसा करके हम अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सेविंग का रीजन ढूंढते हैं, तो क्या सच में हमें सेव करने के लिए कोई रीजन मिलना जरूरी है? नहीं, क्योंकि रीजन के लिए तो सब सेव करते हैं। कुछ अपने स्टॉक, कुछ अपनी वेल्थ के लिए जो इंसान सेव करता है वो एक दिन वेल्थियर पर्सन बनता है। बी रीजनेबल रेदर देन रेशनल। जब हम फाइनेंस के डिसीजन की बात करते हैं तो हमें हमेशा रीजनेबल होकर डिसीजंस को लेना चाहिए, क्योंकि पैसा बनाने के चांसेस टाइम के साथ इंक्रीज हो जाते हैं और उसी समय कंपाउंडिंग अपना मैजिक प्ले कर पाती है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक अपने फाइनेंशियल डिसीजन के साथ स्टक नहीं रहते तो कंपाउंडिंग को अपना म्यूजिक दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। जैसा कि मॉर्गन होज़ल कहते हैं, बेस्ट प्लान वो प्लान है जो प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, जहाँ पर रूम फॉर एरर हो, यानी कि गलती करने के लिए जगह होना। यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम
ऐसे वर्ल्ड को सेफली नेविगेट कर सकते हैं जहाँ पर सर्टेनिटीज के अलावा ऑड्स भी हो सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में प्रिपेयर करना या सोचना मुश्किल हो जाता है जिसके बारे में हम विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन के अंदर हमें अपने फेलियर को कैसे अवॉइड करना चाहिए? इस कंडीशन के अंदर हम रूम फॉर एरर रख के सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करके मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हम अपने खर्च के लिए एक इनकम पे डिपेंड रहते हैं, उसी में सारी सेविंग करते हैं और उसी में सारा खर्च करते हैं। रेनी डे फंड्स एक अच्छा आइडिया है जहाँ पर हम उन चीजों के बारे में नहीं बचाते जो हमें विजुअलाइज हो रही है, बल्कि उन चीजों के बारे में सेविंग करते हैं जो हम प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट नहीं कर सकते। क्या आप भी मानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक हार्ड साइंस है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके इतने अमीर कैसे बन रहे हैं? इनिशियल इन्वेस्टर की सबसे खराब बात ये है कि वो मैसिव ग्रुप ऑफ पीपल्स को प्रीफर करते, उन्हीं के परसेप्शन को लेके चलते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हर किसी का व्यू मनी के लिए अलग अलग होता है, तो हम फिर मैसिव लोगों के डिसीजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते। एक ग्रेट फिजिशियन रिचर्ड फेनमैन कहते हैं कि इमेजिन कीजिए अगर इलेक्ट्रॉन्स की भी फीलिंग होती तो कितना मुश्किल होता उन्हें एनालाइज करना। इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन उसके इन्वेस्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है और उनकी फीलिंग्स है। सो हमें मैसिव इन्वेस्टर या फिर कुछ ही इन्वेस्टर के डिसीजन को प्रीफर करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू विल चेंज। इंसान खुद के फ्यूचर सेल्फ का एक बहुत बुरा प्रेडिक्टर होता है। आज जो हमारी नीड्स और वांट्स हैं वो आने वाले 10 साल के बाद चेंज होती है। बहुत से लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जबकि इंसान जो है वो चेंज होने के लिए बना है और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सन कॉस्ट यानी कि बीते हुए डिसीजंस को आगे बढ़ाना। जैसे कि हमने एक स्टार्टअप किया और उसमें हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उसको इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि कभी ना कभी इस नुकसान के चलते हमें फायदा होगा। आगे चलकर हमारा यही डिसीजन हमारे लिए डेविल का काम करता है और हम अपने फ्यूचर में भी पास्ट के ऊपर डिपेंड रहने लगते हैं। इसलिए जो चला गया यानी कि सन कॉस्ट, उसे हटा के हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कीमत मांगती है, हालांकि वो कीमत डॉलर और सेंट्स या फिर रुपीस में नहीं होती, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस, फियर, डाउट और अनसर्टेनिटी और रिग्रेट इन सब को झेलना पड़ता है। इसलिए कोई भी चीज फ्री नहीं है। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म यानी निराशाओं का लालच। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा कॉमन नहीं है, उससे ज्यादा स्मार्ट भी है। ये हमारी इंटेलिजेंस पे हावी हो जाती है और हम इस पर पॉजिटिवली ध्यान भी देते हैं। अगर आप किसी से कहें कि सब ठीक हो जाएगा तो वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा या फिर को सनसनी नजरों से देखेगा। वहीं अगर उस इंसान को आप ये बताएं कि उस पर खतरा है तो वो आपकी बात को पॉजिटिवली और अटेंटिवली सुनेगा। यानी कि हम उन चीजों का सॉल्यूशन जल्दी निकाल लेते हैं जिनसे हमें खतरा है, या फिर हम उन चीजों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं जिनसे हमें पेसिमिज्म मिल सकता है। सेम उसी तरह जैसे प्रोग्रेस करने में हमें वक्त लगता है, लेकिन सेटबैक या फेल होने के अंदर हमें बस 1 सेकंड लगती है। हमने बहुत सारी ओवरनाइट ट्रेजेडीज के बारे में सुना है, शायद ही कभी ओवरनाइट मिरेकल के बारे में सुना होगा। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जिसमें वक्त लगता है। डिस्ट्रक्शन होता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से, जिसको कुछ ही समय लगता है। नेक्स्ट इज कन्फेशन। इस चैप्टर के अंदर मॉर्गन होजल अपने फाइनेंशियल डिसीजन के बिलीव्स को हाईलाइट करते हैं। होजल के फाइनेंशियल डिसीजन का एक ही मूल मंत्र है, वो है इंडिपेंडेंस। वो कम खर्च वाली चीजों में प्लेजर ढूंढते, जैसे लर्निंग, पॉडकास्ट एंड एक्सरसाइज। होजल कहते हैं हालांकि उनके पास लोन पर लिया हुआ घर नहीं है और ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसके अंदर पीस ऑफ माइंड है और वो अपने 20% एसेट को केस में रखना चाहते ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। होजल कहते हैं हर इन्वेस्टर को वो स्ट्रेटेजी चूज करनी चाहिए जिसमें उसके गोल अचीव करने के ज्यादा चांसेस हो। मोस्टली इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के अंदर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चुनना पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर उन्हें ज्यादा सक्सेस मिलती है।
आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी और इन पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारकर आप एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। अगर वाकई में आपको ये समरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।